स्टूडेंट, मैंने आपको 4.2 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के सम बताए थे। आज मैं उसी के 2 एमसीक्यू आपको बताने वाली हूँ, उसके साथ नया टॉपिक भी बताऊंगी कि मेरा अगला टॉपिक क्या है वो बताने वाली हूँ मैं। देखिए, सबसे फर्स्ट मैंने 2 एमसीक्यू ले रखे हैं, इसमें देख लीजिए। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ए, के स्क्वायर डिटरमिनेंट ए, के क्यूब डिटरमिनेंट ए, 3k डिटरमिनेंट ए। तो इसका आंसर तो आ रहा है क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर का है तो ये के क्यूब वाली कंडीशन आएगी। अब ये कैसे आ रही है इसको भी देख लीजिए। जैसे आपके पास ए एक वैल्यू दे रखी है, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है। आपने के ए करा है तो आप के का इंटू कर देंगे यहाँ पर, के ए 1 करके, के बी 1, के सी 1 इस टाइप से कर दोगे। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो डिटर्मिनेंट मतलब के ए का निकालोगे तो के सब में से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, के क्यूब की कैटेगरी। इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, के क्यूब डिटर्मिनेंट ए की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। सेकेंड फॉर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या नन ऑफ दिस। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही आएगा, इसका सही ऑप्शन है एसोसिएट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। वो किससे एसोसिएट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। तो इसका ऑप्शन भी कितना आएगा, सी। ये ऑर्डर 3 into 3 का है तो हम जैसे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 लेते हैं, फिर हम इस टाइप से निकालते हैं, सब में के का मल्टीप्लाई करते हैं, के कॉमन निकालते हैं तो के क्यूब आ जाता है। जो अंदर का बचता है वो डिटर्मिनेंट की कैटेगरी है, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही एसोसिएट करता है। तो इसका भी सी ऑप्शन है, इसका भी सी ऑप्शन है। अब आपको आगे की टॉपिक जो मैं इसमें बताने वाली हूँ वो टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब ये सब डिटर्मिनेंट के अंदर ही है, एक साथ एक ही एक्सरसाइज के अंदर ये सब चीजें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें माइनर। माइनर क्या होता है, द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे in a determinant is the determinant obtained by the deleting the ith row and jth row from the matrix A and is denoted by Mij। Ij का मतलब क्या होता है, सुन लेना। Ij का मतलब होता है कि 1 1 भी हो सकता है Ij में, 1 2 भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम की कंडीशन भी यूज होती है। अब इसको मैं बता देती हूँ कैसे यूज किए जाते हैं, आप इसको अच्छे से देखना क्योंकि आपका जो एमसीक्यू का फॉर्म तो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें ये इसलिए बता रही हूँ कि माइनर बता दिया तो आप अगला टॉपिक आपको क्या बताया था, माइनर। माइनर की डेफिनेशन तो मैंने बोल के बता दी थी। अभी माइनर और कोफैक्टर दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। माइनर में क्या बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए। माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग ith रो या jth कॉलम, ठीक है, फ्रॉम द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय Mij होता है। मतलब इसमें किसी भी रो को आप डिलीट करते जाते हैं और फिर उसके फॉर्म को निकालना रहता है। अब कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट इज द ith रो एंड jth कॉलम इज -1 की पावर I plus j, so cofactor of an element Aij is denoted by Cij, is given by Cij equal to -1 की पावर I plus j Mij। अब ये तो बोलना आसान रहता है पर इसको मेन चीज होती है समझना। आप इसको कैसे समझेंगे, क्या कंडीशन है, ये डेफिनेशन तो मैंने इसलिए लिखा है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। फिर मैं आपको एक अच्छे से फॉर्म में एग्जांपल के थ्रू इसको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर माइनर और कोफैक्टर एक्चुअल में
रिलेटेड पार्ट ही है। तो अभी मैं एक छोटा सा फॉर्म लेती हूँ, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्म, जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट ले रखा है जिसकी वैल्यू a11 है, ठीक है, a11 a12 इस टाइप से ले लो। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है ना कि हमें ये वैल्यू नहीं लेनी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से ले लिया। फिर आगे हम फॉर्म में गए तो हमने क्या लिखा, a21 a22, ठीक है। मैं किसका ऑर्डर बता रही हूँ, 2 into 2 ऑर्डर का बता रही हूँ। पहले क्या निकालना बता रही हूँ, MIJ की कैटेगरी बता रही हूँ। MIJ का मतलब क्या होता है कि आपके पास आपको पहले माइनर निकालना सीखना पड़ेगा। अब माइनर कितने हैं, 2 into 2 ऑर्डर के हैं ये, तो आपके पास 4 माइनर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, जैसे M11, ठीक है। आपने क्या निकाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डिलीटिंग का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। अब आपके पास कौन सा एलिमेंट बच रहा है, आप चाहो तो इस टाइप से ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो आपकी वैल्यू कितनी बची है, a22 बची है, ठीक है। अब इसी टाइप से इसमें देखो M12 निकाला, ठीक है। अब इसको M12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद कितना बच रहा है, a21 ही तो बच रहा है। फिर आपने निकाला 21 का है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो कितना बच रहा है, a12। M22 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया तो a11 निकला। मतलब 2 into 2 ऑर्डर में इस टाइप से आपको माइनर को निकालना रहता है। यदि आप कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ देखो, कोफैक्टर का मतलब होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ होता है। CIJ का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर एक्चुअल में C से डिनोट करते हैं। आप यदि एनसीईआरटी में देखो तो कैपिटल A से भी डिनोट कर रखा है, जरूरी नहीं है कि C से ही। हम बोलते हैं कोफैक्टर इसलिए हम C से डिनोट करते हैं, नहीं तो इसमें किससे डिनोट कर सकते हैं, AIJ से भी डिनोट करते हैं। ये भी कोफैक्टर का एनसीईआरटी में डिनोट करने का पार्ट दे रखा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी देखिए CIJ, मतलब हमने निकाला C11। C11 क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J। I प्लस J का मतलब क्या होता है, 1 + 1 हो गया, 1 + 1 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, a22 निकली है। अब -1 की पावर 2 a22। अब -1 की पावर यदि इवन नंबर आता है तो साइन किस में यूज होता है, प्लस में यूज होता है, आप जानते हैं। तो इसका आंसर 22 ही आएगा, a22। फिर हमने C12 निकाला, C12 का मतलब ये हो गया। अब ये हो गया -1 की पावर 1 + 2 a21, ठीक है। -1 की पावर 3 a21 इक्वल टू -a21 निकल गया। मतलब जहां पर इवन आएगा वहां साइन कुछ चेंज नहीं होगी, जहां पर ऑड नंबर आ गया वहां साइन चेंज होती है। ये होता है कोफैक्टर की कैटेगरी। इसी टाइप से आप इसमें देख लीजिए वैल्यू क्या है, आपने निकाला है 21 की कैटेगरी में, मतलब ये हो गया -1 की पावर 2 + 1 a12, मतलब -1 की पावर 3 a12, तो आंसर a12 आ गया, ठीक है। फिर आपने a22 निकाला है, -1 की पावर 2 + 2 a11, तो आपका आंसर कितना आ गया, a11। ये होता है कोफैक्टर निकालना। माइनर अच्छे से डालना, माइनर की कैटेगरी में आप डायरेक्ट डिलीटिंग करते हैं रो और कॉलम की कैटेगरी को, फिर बता रही हूँ क्योंकि आगे इनका सबका यूज होना है। हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, ये वैल्यू आ गई, इसको लिख दिया हमने। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया, ये वैल्यू आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, थर्ड वैल्यू ये आ गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाया तो फोर्थ वैल्यू ये आ गई है। ये होता है माइनर और कोफैक्टर का ये फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J होता है। हमने C11 निकाला, 1 + 1 तो 2 होता है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव में रहेगा। 1 2 ऑड नंबर है, नेगेटिव में आ गया। 2 1 कौन सा नंबर है, आप अच्छे से ध्यान रखिए, 2 1 नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है तो ये माइनस के फॉर्म में आ गया। फिर 2 2 पॉजिटिव होता है क्योंकि 4 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो ये इसमें कन्वर्ट होगा प्लस में। ये अच्छे से ध्यान रखना कि ये आपको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, अकॉर्डिंग टू किस पे डिपेंड रहता है, ये डिपेंड होता है आपके इवन नंबर और ऑड नंबर की कैटेगरी। अब अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले जाए। हम अगला क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है,
जो आपकी अगली जो एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड होते हैं। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, एक साथ माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। अब मैंने 2 into 2 ऑर्डर का तो A11 A12 के थ्रू बता दिया है। यदि ये क्वेश्चन के थ्रू होते हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं इसमें देखिए। सबसे फर्स्ट में इसके माइनर निकालना सिखा रही हूँ, कैसे होगा। वी हैव, अब आपके पास माइनर की कैटेगरी फर्स्ट वाली कैटेगरी निकाली M11, मतलब इसमें भी डिलीटिंग ही करना है रो और कॉलम की कैटेगरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाना है। किसको करा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। बचा कितना? 3 3 2 4 हो गया आपके पास। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व की कैटेगरी 2 into 2 ऑर्डर, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं एज इट इज वैसे ही करते हैं। इसका इंटू इधर 3 into 4 minus 3 into 2, ठीक है। 12 minus 6 इक्वल टू कितना हो गया? 6 की कैटेगरी आ गई है। फिर हमने निकाला M12, ओके। M12 का क्या होता है? फॉर्म है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाना है। तो 2 3 2 4 हो गया। 2 का इंटू 4 में किया और 2 का इंटू 3 में किया। 8 minus 6 इक्वल टू कितना हो गया? 2 का फॉर्म बन गया। फिर M13 निकाला। M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, तो बचा कितना है? 2 3 3 3। अब इसका इंटू इधर है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आंसर में कितना आया? माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर हमने निकाला M21, इसको निकालेंगे M22, आगे इसको सॉल्व करेंगे M23, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हमने ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम को हटाया। आपको एक बार में आएगी तो ऐसा लगकर ऐसा रख दो, नहीं तो ये वाला फॉर्म हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। बचा कितना? 2 3 3 4, 2 3 3 4 इंटू करना है। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। आंसर कितना आया? -1, ठीक है। अब आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाया। 1 3 3 4 ये लिख दिया आपने। 4 minus 9 इक्वल टू माइनस का 5 लिखा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को 1 3 2 3 ये लिख दिया। इसको सॉल्व करा, 3 minus 6 इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। अब 3 into 3 ऑर्डर में 9 निकलेंगे, 2 into 2 ऑर्डर में 4 निकलते हैं। इसी साइड से 3 1 को निकालेंगे हम, फिर 3 2 को निकालेंगे, फिर 3 3 को निकालेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लिया, 2 3 3 2, क्या लिखा? 2 3 3 2, ये हो गया 4 minus 9 इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 2, ठीक है, ये हो गया 2 minus के 6 इक्वल टू माइनस का 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 3, ये आ गया। ये कितना हो गया? 3 minus 4 इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो, ये जो आपके पास फॉर्म बना है ये क्या होता है? माइनर। एक्सप्रेस करना है माइनर को, तो ये माइनर की कैटेगरी हो गई। अच्छे से ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको डिलीट करना है, तब निकलेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये होता है आपका माइनर। अब इसी को मुझे कोफैक्टर में निकालना है, तो कोफैक्टर की कैटेगरी क्या है? तो मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ, देख लीजिए, क्योंकि माइनर इसमें यूजफुल है। माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर तो आप इजीली इसमें से देख देख कर ही लिख सकते हो, क्योंकि कोफैक्टर की कैटेगरी इतनी वो फॉर्म में नहीं रहती है। अब देखो M11 निकाला है, मेरे को कोफैक्टर निकालना है। मैंने क्या कहा था? कोफैक्टर दूसरी बुक की जो रेफरेंस बुक में है वो C से डिनोट है, जबकि NCERT में कैपिटल A से डिनोट है। इसलिए कोई चेंज नहीं है कि C से डिनोट कर रहे हैं, A से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें फॉर्म देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? अब इसको निकालने के लिए अभी मैं इसको भी लिख दूंगी तो फिर जगह नहीं रहेगी मेरे पास। इधर देखिए अच्छे से, मैं निकाला C11 -1 की पावर 1 + 1 M11 लिखते हैं, तो C11
-1 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 6, तो C11 की वैल्यू कितनी हो गई है 6 हो गई है। अब काम हो गया मेरा, मैंने माइनर ही हटा दिया। अब इसी टाइप से मैं दूसरा वाला निकालूंगी, इसमें सेकेंड माइनर का यूज होगा। अब सेकेंड माइनर में कितना है 1 2 की कैटेगरी है। 1 2 मतलब C12 -1 की पावर 1 + 2, इसकी वैल्यू कितनी थी M12 की, ये लिख देंगे -1 की पावर 3, इसकी वैल्यू 2 है। तो आंसर कितना आएगा -2 आएगा। ये आपके पास निकला है सेकेंड कोफैक्टर निकल गया, क्योंकि कोफैक्टर अगले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखने वाली चीजें हैं। अगला फॉर्म आपने निकाला है C13 -1 की पावर 1 + 3 M13 -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है 4 होता है। 1 3 की वैल्यू कितनी है -3 है। अब -1 की पावर 4, आंसर कितना आएगा +1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया -3। ये आपके पास कोफैक्टर हो गया है। अब आगे निकालोगे C21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3, इसकी वैल्यू है -1। ये माइनस इंटू -1 इक्वल टू +1 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास निकल गई है 21 के फॉर्म में। आगे आप आगे का फॉर्म यूज करोगे C22 -1 की पावर 2 + 2 हो गया है। अब इसकी वैल्यू है M22 -1 की पावर 4, ये हो गया -5। तो भी इसका आंसर कितना आएगा -5 की कैटेगरी में ही आएगा। अब आगे फॉर्म है C23 -1 की पावर 2 + 3 M23 -1 की पावर 5, इसकी वैल्यू है -3। अब -1 की पावर 5 कितना होता है, ये होता है -1, ये हो गया -1, ये हो गया -3। आंसर कितना होगा +3 की कैटेगरी आ गई है। आगे फॉर्म पे देखो C31 -1 की पावर 3 + 1 M31 -1 की पावर 4, ये हो गया -5, इसका आंसर आ जाएगा -5। C32 ठीक है, -1 की पावर 3 + 2 M32 हो गया, -1 की पावर 5 हो गया, इसकी वैल्यू है -4। अब बता दो -1 की पावर 5 कितना होगा नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव में तो लिख ही दिया है। ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब आगे का फॉर्म बच रहा है C33 -1 की पावर 3 + 3 -1, ये फॉर्म कितना हो गया आपके पास, ये वैल्यू तो आपके पास दे रखी है -1 की पावर 6 -1, आंसर आ गया -1। तो ये आपका कोफैक्टर निकालने का टाइप है। और जो मैंने आपको बता दिया है इसमें कौन सा फॉर्म बताया है माइनर, ये अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में इनका यूज होगा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है कि लेट A = Aij n × n। n × n का मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी, क्या बोल सकते हैं, n × n be a square matrix of a order n and Cij be the cofactor of element Aij in capital A। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का हो, 3 × 3 ऑर्डर का हो। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखिए कोफैक्टर, ठीक है, उनके एलिमेंट के कोफैक्टर निकाला है। उसके बाद देन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by the replacing each element of the matrix capital A by the cofactor of the corresponding elements is called the adjoint of capital A। इसका मतलब कैपिटल A का मीन्स क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें वो कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने कोफैक्टर निकाला है। उस कोफैक्टर को निकाल के यदि हम मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं, बाकी उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, जब ट्रांसपोज करते हैं तो रो किस में कन्वर्ट होती है, कॉलम में, कॉलम किस में कन्वर्ट होते हैं, रो। तो रिप्लेस हो रहा है ना ये फॉर्म, हर एलिमेंट उसके रिप्लेस हो रहे हैं, तो वो फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में यही डिनोट होता है। जैसे जनरली एडजॉइंट को डिनोट करते हैं ADJ से डिनोट किया जाता है, अच्छे से याद रखिए इसके अंदर।
जैसे हमने लिखा A इक्वल टू A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये आपको एलिमेंट अरेंज हो गया है। आपने इसके कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर आपने ये पूरा निकाल दिया, ठीक है। तो एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर जो निकल रखा है आपका, आपने उसको इस टाइप से अरेंज कर दिया कि पहले का C11 कोफैक्टर निकला है, फिर C12 निकला है, C13 निकला है, 21 निकला है, 22 निकला है, 23 निकला है, 31 निकला है, 32 निकला है, 33 निकला है। फिर जो निकला है उसको इस मैट्रिक्स में आपने अरेंज कर दिया है, फिर उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करते से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, C11, C12, C13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये क्या रिप्रेजेंट होता है, एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि आपको एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद उसके अंदर जितने एलिमेंट है उसके कोफैक्टर निकालना है। यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर हो तो उसके 4 निकलेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर हो तो उसके कितने निकलेंगे, आपके पास कोफैक्टर 9 निकलेंगे। कोफैक्टर को निकालने के बाद सिंपल जैसे आप मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं वैसे अरेंज करना। जैसे आपने यहाँ A11 एलिमेंट है तो इससे C11 निकला है, C11, C12, C13 आपने क्या करा है, रो वाइज ले रखा है। फिर जब आप उसका ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज का मतलब रो किस में कन्वर्ट हो गई है, कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो ये वाला फॉर्म आपका क्या रिप्रेजेंट होता है, इसी को कहते हैं एडजॉइंट। अच्छे से याद रखिए, यही क्या रिप्रेजेंट होता है, आपके पास एडजॉइंट का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। अब आपके पास जो मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन के आते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे से आप नोट डाउन करिए और समझ भी लीजिए। पहला है, इफ ए बी द एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए ब्रैकेट में है एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब आई एन, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर हो गया। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हो गया। आई क्या डिनोट करता है, इसको कह सकते हैं हम आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्म अच्छे से याद रखिए, ये ब्रैकेट लगा दिया है मैंने। ऑब्जेक्टिव के टाइप की पोजीशन आप यदि बोर्ड के पेपर के रूल के अकॉर्डिंग देखो तो इस टाइप में सारी प्रॉपर्टी कहीं न कहीं किसी भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एन आई एन। एन तो 1 2 3 हो गया, मतलब ये वाला फॉर्म हो गया 1 2 3। अब सेकेंड होता है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की होल की पावर कितनी है, n-1 है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटीज मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एन आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स आपको पता है सही, वो क्या होती है, एक आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ही होती है। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गई इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में ये फॉर्म, सेकंड में ये, थर्ड में आइडेंटिटीज, तो फोर्थ में डायगोनल हो गया। अब आपके पास फिफ्थ देखो, इफ के इज ए स्केलर, मतलब स्केलर फॉर्म आपको पता ही है। इफ के इज ए स्केलर देन एडजॉइंट लिखा आपने के आई एन, आई आपको बता दिया, एन आपको बता दिया, इक्वल टू के की पावर n-1 आई एन की कैटेगरी बता चुकी हूँ, आई क्या होता है और एन क्या होता है, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स्थ है एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या था, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज की कैटेगरी थी, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इसमें सिमेट्रिकल कैसे रहेगा, वो फॉर्म आप निकाल के, वो किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। मतलब एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हो गई आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए बी, मतलब इनटू में है तो इसको क्या कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। ये वाला जो फॉर्म होता है ना, क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। कोई आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया है, फिर आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर निकाल के उसके एडजॉइंट निकालेंगे। फिर जो बी मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं।
तो उनका आपस में मल्टीप्लाई जो रहता है इसके इक्वल होता है। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये किस में आता है, प्रूव की कैटेगरी में आ सकता है। अगला 9th वाला है कि डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव। इसमें ये सेकेंड प्रॉपर्टी और 9th प्रॉपर्टी एग्जाम MCQ में ज्यादा पूछते हैं और ये 10th वाली, ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना। एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी होती है, n-2 और a के फॉर्म में। अब ये जो प्रॉपर्टी है अच्छे से आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। मैं आपको एक बार फिर दिखा रही हूँ, अच्छे से इसको देख लीजिए। देखने के बाद इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि ये आपको MCQ में क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अब अगला टॉपिक आपको बता रही हूँ, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में किया जाए तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है। मतलब जब डिटरमिनेंट ए आप 2 into 2 ऑर्डर या 3 into 3 ऑर्डर सॉल्व करते हैं ना, तो यदि आपका आंसर 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका फॉर्म का यूज क्या होता है, एडजॉइंट के पहले या इनवर्स के पहले इसका यूज किया जा सकता है। कि सिंपल पूछा जाए कि डिटरमिनेंट ए यदि 0 के इक्वल आ रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो हम सिंपल कह सकते हैं वो सिंगुलर होता है। और 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, -1, 25, 49, कोई भी वैल्यू आ रही है, तो वो फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इफ आप क्या बता सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया आपके पास फॉर्म। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही सही, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आप सॉल्व करो, डिटरमिनेंट ए निकालना, यदि 0 आता है तो सिंगुलर, नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इनवर्स, ये वाला टॉपिक, एक इनवर्स हमने क्या पढ़ा था, 3.4 में पढ़ा था मैट्रिक्स केस में, एक किस में आ गया, ये डिटरमिनेंट में आ गया। अब ये क्या होता है, एक्चुअल में इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट निकाला जाता है। तो एडजॉइंट किसके थ्रू निकालते हैं, हम कोफैक्टर के थ्रू निकालते हैं। तो कोफैक्टर को फिर अरेंज करना, वो एडजॉइंट होता है। फिर इसमें डिटरमिनेंट भी निकाला जाता है। तो सिंपल फॉर्म में है, लेट ए इक्वल टू aij n into n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। n into n लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B of the order n such that AB equal to IN, बता चुकी हूँ क्या है, into BA, then the matrix B is called the inverse of A। मतलब जब B निकालते हैं तो क्या होता है, ये एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A निकालते हैं। यदि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको A में ही दे रखा है, जैसे A मैट्रिक्स के फॉर्म में ही कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो उसका इनवर्स कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट निकालना क्या होता है, कोफैक्टर के थ्रू, फिर उसका ट्रांसपोज करना, जो अरेंजमेंट होता है वो एडजॉइंट होता है। डिटरमिनेंट तो आपको निकालना सिखा चुकी हूँ मैं। अब इसकी प्रॉपर्टी से अच्छे से ध्यान रखिए। पहली प्रॉपर्टी है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड होता है ए की पावर एन का इनवर्स इक्वल टू ए की पावर का इनवर्स की होल पावर एन के फॉर्म के इक्वल होता है। थर्ड है ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के इक्वल होगा। उसके बाद आपके ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के होल इनवर्स के इक्वल होता है। अगली प्रॉपर्टी मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज ए, क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब इसमें जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें ए क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में देखेंगे ए क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स लिया जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी भी मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बता देती हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होना। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होता है। इसका यूज अधिकतर किसमें निकालने के लिए करते हैं,
इनवर्स निकालने के लिए। यदि 0 आ गया तो आप इनवर्स निकाल नहीं सकते, इसलिए हमेशा ए क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये अच्छे से याद रखना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट ए होता है। ये चीज हो गई है। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी लेके रखी है वो अच्छे से देख लेना कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। ए की पावर एन का इनवर्स होता है ए का इनवर्स की होल पावर एन हो गया। ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के इक्वल हो गया। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के होल इनवर्स के इक्वल हो गया। द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको आज मैंने क्या क्या बताया है, एक तो माइनर भी बता दिया है, कोफैक्टर आपको अच्छे से बता दिया है, उसके बाद मैंने ज्वाइंट बता दिया है, फिर आपको सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्स बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं।